हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में चैप्टर नंबर 19 दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। लास्ट क्लास में राष्ट्रपति तक पढ़ लिए हम। अब ये पार्ट 3 का, इस बुक में जो पार्ट 3 है इसका चैप्टर दूसरा है ये उपराष्ट्रपति। अब हम यहां पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे ये इनकी पावर्स क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनके पास क्या क्या और फंक्शंस होते हैं जो इनको करने होते हैं। पीवाईक्यू आया था ये प्रीलिम्स में सन 2013 में। बहुत सरल है, क्लास के एंड में आप ही सॉल्व करोगे। और लास्ट ईयर एकदम सरल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आया है 2022 में कि इनका रोल क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था, उस समय चर्चा चल रही थी लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, कि राष्ट्रपति के रोल की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस ऑफिस की अहमियत क्या है, क्या हम इसको हटा दें। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। इसके सिलसिले में यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्वेश्चन बहुत ही टेक्स्ट बुक है, बहुत सरल, इजी। लास्ट में देखेंगे इसको भी, और आप ही लिखोगे आंसर, बाद में चेक कर, तो बाद में इसको चेक किया जाएगा। नाउ इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये समझ में आती है कि हां, अगर ये वाइस टू द प्रेसिडेंट हैं, मतलब जब हम किसी को वाइस बोलते हैं ना, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे वो वाइस रॉय हो, तो वाइस टू द रॉयल्टी मतलब सेकंड टू द क्राउन, सेकंड टू द मेन फंक्शनरी। आपको याद है वाइस रॉय? जब वाइस रॉय हमने बोलना शुरू किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के, हमने बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रहा करेंगे अब से कंपनी के, अब से जो होंगे वो वाइस रॉय होंगे, मतलब क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। और अब यहां पे खाली क्राउन का डायरेक्ट रूल चलेगा इंडिया में। 1858 याद आ रहा है? पहले वाइस रॉय कौन थे, याद आ गया? तो वाइस टू द रॉयल्टी मतलब वाइस टू द प्रेसिडेंट, एकदम जो जस्ट उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आया है सीधे वहीं से ही। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में अब जब आजाद होने के बाद हमने एक राष्ट्रपति बनाया, हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाए, तो तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये हमारे सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे देश का, और ये सेकंड आते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में। एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है ये, जैसे अगर आपको यूएस के कुछ हॉलीवुड की अगर पिक्चरें पता हो तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। मतलब यूएस में क्या होता है ना, जैसे एक टीवी सीरीज आया था, बहुत फेमस भी हुआ था, उसका मैं नाम तो क्या ही लूं। तो उसमें क्या हुआ था कि एक स्टेट ऑफ द यूनियन, वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति जी का एक अभिभाषण होता है जिसमें पूरी कैबिनेट की, जिसमें सारे कैबिनेट के लोग होते हैं, उसमें वहां के सारे कांग्रेस के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के और सेनेट के सारे मेंबर्स होते हैं, उसमें जुडिशरी के लोग भी बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के। तो वहां पे राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं। अब वहां पे क्या होता है ना, वहां पे एक शख्स को हटा लेते हैं। वहां की जो सीक्रेट सर्विस जो एजेंसी होती है ना, वो कहती है हम एक शख्स को, जिसका हम नाम नहीं बताएंगे, हम उस शख्स को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है वहां का, या वहां का सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है, हम उसको वहां बैठने नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अगर कभी मान लो स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के दौरान कोई बम फट गया, कोई आपदा हो गई, तो एकदम से सरकार खत्म हो जाएगी। अब हमें तुरंत एक नया प्रेसिडेंट चाहिए, हमें तुरंत एक चेन ऑफ कमांड चाहिए, हमें तुरंत एक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए सीक्रेट सर्विस एजेंसी वहां पे क्या करती है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हर साल वो चुनती है, रैंडम हो सकता है, नहीं जानते हो आप कौन हो सकता है वो, और उसको चुन के वो अलग से सीक्रेट जगह पर रखती है कि आप बस यहां से टीवी बैठ के देखते रहो, आप उस जगह पे नहीं जाओगे, क्योंकि इनकेस अगर कुछ हो गया तो आप राष्ट्रपति हो अगले। ऐसे ही ये हमारे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस यहां पे इंडिया में भी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां कोई बहुत बड़ी कोई सीक्रेट सर्विस ऐसी खूब काम चल रही है, चलते होंगे, हमें पता भी नहीं है, और अच्छी बात है नहीं पता चल रहे हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंसीज का यही खासियत है कि उनके कामयाबी पता नहीं चले बाहर। अगर आप इतनी स्टोरी सुनते हो सीआईए की, मोसाद की, और इनके इतने सारे किस्से हैं, तो मतलब इनका काम अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि ये सीक्रेट इनका काम होना चाहिए और इनका काम बाहर निकल रहा है। खैर, हमारे यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के बाद सेकंड नंबर पे ये आते हैं। इन केस कभी पॉलिटिकल डिसकंटिन्यूटी हो गई, खुदा न खास्ता, अनफॉर्चुनेटली, तब इनको राष्ट्रपति जी का रोल निभाना पड़ेगा, और हमारी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी चलती रहेगी। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अधूरा एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एकदम ब्रेक लग गया, या चलती मोटरसाइकिल में किसी ने जैसे पहिए में अगर डंडा फंसा दिया तो कैसे मोटरसाइकिल गिर जाती है, ऐसा कभी ना हो जाए। अब आर्टिकल 63 हमारा बताता है कि हां देखो, एक राष्ट्रपति होना चाहिए आपका, उपराष्ट्रपति आपका एक होना चाहिए, जो जिनका काम होगा वो एक राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होंगे, चेयरमैन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। मतलब हमने ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का रोल देखा, हमने देखा कि वहां पे क्या होता है, जैसे ये जो मैम है, इनका नाम आप शायद जानते होंगे, ये क्या करती हैं, ये क्योंकि इनका जो ऑफिस है, उस ऑफिस की जिम्मेदारी है कि आप सेनेट के वो बन जाओ चेयरपर्सन। सेनेट वहां की जो अपर हाउस होता है, वहां का काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह लो, हमारे यहाँ राज्यसभा कह लो, तो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली जो भी वो होगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन बनेगा।
अब ऐसे ही हमने हमारे यहां देखा कि अभी जो हमारे करंट जो करंट हमारे वीपी हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही जिस दिन ऑफिस में आए अपने उपराष्ट्रपति के ऑफिस में, तो इनको उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती है, इनको सैलरी मिलती है एज ए चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ये इनके ऑफिस का ही रोल है। एक्स ऑफिशियो, अभी वर्ड आगे भी आएगा पर मैं यहां चलो अभी से लिख ही दे रहा हूं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस। एक्स ऑफिशियो मतलब इस ऑफिस की हैसियत की वजह से ये एक राज्यसभा के चेयरपर्सन है। और ये हमने देखा है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल से, हमने वहीं से लिया है इसको। कैसे इनका चुनाव होगा, कौन चुना जाएगा, कौन बन सकता है, तो सेम जैसे राष्ट्रपति के लिए होता है, आपको पता है पीआरएस टीवी, ये हम नहीं चुनते हैं। हम इंडियंस इनके नाम पे वोट जाके नहीं डालते हैं। जो हमने चुन के भेजे हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वही जाके चुन सकते हैं इनको। अब ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन सेम इलेक्टोरल कॉलेज, वही इलेक्टोरल कॉलेज जैसे हमने वहां पढ़ा था राष्ट्रपति के और ये इनके, पर कुछ फर्क है वो भी देखेंगे आगे। वीपी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, जो हमने यहां बनाया है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 66। अब आपको पता है कुछ फर्क है हमारे यहां, जो इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति के लिए होता है और जो वीपी के लिए होता है, दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क कैसे है कि देखो यहां पे इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सिर्फ वही आएंगे, एमएलए नहीं आएंगे। अब एमपी में क्या क्या है, अब जो हमारे एमपी होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, यहां पे क्या है 545 हैं, 543 प्लस 2। अब भले ही वो 2 नहीं रहे पर वो यहां पे वोट दे सकते हैं इनके इलेक्शन में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे वो। अब नॉमिनेटेड में जो 12 मेंबर्स होते हैं, ऐसे 12 मेंबर्स जो राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं कि आप जाके बैठिए वहां पे संसद में और राज्यसभा के एमपी बन के जाइए, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, जैसे रेखा जी, जैसे जया बच्चन जी। तो ये लोग क्या है, ये लोग चुन के नहीं आ पाए। अब क्योंकि इनका सोशल सर्विस बहुत अच्छी है, इनका आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में, इसमें इनका काफी महारत है और ये एक्सीलेंट है अपनी फील्ड में। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इनके नाम को बोलते हैं कि सर आप बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हो, आप हो सकता है भारत रत्न भी हो कोई, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए राज्यसभा में, आप बिल्कुल महारथी लोग हो। तो इन लोगों को बिठाया जाता है राज्यसभा में। और पर ये जब जाते राज्यसभा में तो ये लोग लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, अब ये लोग वोट नहीं दे सकते राष्ट्रपति के इलेक्शन में। पर यहां पे जब इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दे कैन, यहां पे ये वोट देते हैं। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जितने भी होंगे लोकसभा राज्यसभा मिला के दोनों, तो ये सब के सब वोट देंगे। यहां पे हम असेंबलीज के लोगों को नहीं बुलाते हैं, मतलब जो विधानसभा होती है हर स्टेट्स की, जो विधानसभा याद है, तो इन लोगों का यहां पे रोल नहीं होता है, क्योंकि वो रोल खाली राष्ट्रपति जी के लिए होता है। जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? इसका भी आगे अंबेडकर जी ने इसका रीजन दिया था कि हम क्यों राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में इनको बुलाते हैं और यहां पे नहीं बुला रहे हैं। तो राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इंक्लूडेड, पर यहां पे नहीं है। धनखड़ जी जब वीपी बने थे तो इनको इतने वोट मिले थे और जो ऑपोजिशन में थी मैम, इनको मिले थे 206 वोट, तो ये बन गए हमारे वीपी। अब कैसे बने थे ये? मेथड वही था, पीआरएसटीवी मेथड। आगे भी देख लेना, एक बार और रिवाइज कर लेंगे क्या है। अंबेडकर जी ने जो बोला था कि यार अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में आ रहे हैं नॉमिनेटेड भाई, इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं खाली, और यहां पे आ रहे हैं, और यहां पे आ रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ रहे हैं, यहां पे एमएलए नहीं आ रहे हैं, चक्कर क्या है? तो इन्होंने बोला कि देखो जो प्रेसिडेंट होगा वो तो हेड ऑफ स्टेट है, वो देश का मुखिया है, वो देश के सर्वे सर्वा हैं, वो देश के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। नाउ ही जो उनकी पावर होती है ये सेंटर में भी जाती है और स्टेट में भी जाती है। हर तरफ इनका रूल चलता है, हर तरफ इनके नाम पे सरकार चलती है। तो जाहिर बात है कि इनके इलेक्शन में एमएलएस भी हों, स्टेट्स के लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन हो। मतलब इनके इलेक्शन में जैसे कहते हैं ना, भगवान का जो घर बनता है उसमें सबका हिस्सा होता है। तो अब जो इलेक्शन होगा राष्ट्रपति जी का, जिसके होने में सबका हाथ हो, तो वो होंगे राष्ट्रपति जी, क्योंकि उनका सब तरफ उस पूरे एरिया में, इंडिया की टेरिटरी में उनका पूरा एक्सटेंड होती है उनकी पावर। पर उपराष्ट्रपति के केस में वो एक नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं अपना, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऊपर बैठते हैं खाली, और अगर ये रूल भी कर रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पे तो वो एक रेयर फिनोमिना है। अगर वो राष्ट्रपति जी की भूमिका निभा रहे हैं, दैट मींस इट इज अ रेयर एंड इट इज अ टेम्पररी मोमेंट। मतलब हमेशा तो ये नहीं रह पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि ये 6 महीने बन जाए राष्ट्रपति जी किसी वजह से,
वो वजह भी आगे देख लेते हैं अभी क्या होगी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि देखो, उपराष्ट्रपति का जो रोल होता है वो एक नॉर्मल फंक्शन है, वो एक नॉर्मल काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन है, यानी राज्यसभा के, तो उनका रोल ज्यादा स्टेट्स में नहीं जाता है, नहीं जाएगा। क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी में जाके वो कोई स्पीच दे के आएंगे, कोई इनॉग्रेशन करके आएंगे, कोई फीता काट के आएंगे, या कहीं जाके किसी और डिग्निटरी से मिल के आएंगे, तो वो वैसे ही अपने नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं। अब इसके लिए उनको स्टेट्स के सारे एमएलए को बुला के उनसे भी इलेक्शन करवाना, इट्स नो पॉइंट। ये अंबेडकर जी का कहना था। सो इट डज नॉट सीम नेसेसरी दैट द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड ऑल्सो बी इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन फॉर द वीपी। ठीक है, ये अंबेडकर जी ने बोला कि इसको सरल रखो, इसको सिंपल रखो। हमारा वीपी का जो ऑफिस है ये एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ही है। नाउ इनका मेथड क्या होता है? मेथड बड़ा अच्छा है, पिछली क्लास में समझा था हमने। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पूरा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। तीनों चीज समझ में आ गई? क्या है? ये है कि वोटिंग सिस्टम दैट एम्स टू फेयरली रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड ऑन देयर शेयर ऑफ द वोट। मतलब मैं अगर जीतूं तो कोई ऐसा नहीं हो कि खाली एक ही एक तबके के, एक ही एक गुट के लोगों ने मुझे जिता के भेज दिया, बाकी लोगों की सुनी ही नहीं गई, बाकी लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, मतलब इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो भी इलेक्शन जीत रहा है सबका बेस्ड ऑन देयर शेयर ऑफ वोट, कि जिसको जितना शेयर मिल रहा है वोट देने का वो उतना वोट दे और उसके वोट की अहमियत दिख जाए, ये होता है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अलाउज अ वोटर टू रैंक हिज और हर कैंडिडेट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। पता है हमें, याद है प्रेफरेंस हम लिखते थे, हमने एक सीक्रेट बैलेट बना के दे दिया जो ये होता है, और इस बैलेट पे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे होते हैं। मैं बोलूंगा मुझे ए पे ये चाहिए, बी पे ये चाहिए, सी पे ये चाहिए, 4 पे ये चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने लिख दिया कि मुझे पहले पे तो ए चाहिए, हो तो हो, नहीं तो फिर हो सकता है मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, पर मुझे 1 तो ये चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने 1 पे नहीं दिया और मैंने यहां से शुरू कर दिया तो मतलब मैंने एक इनवैलिड वोट कास्ट किया है। मुझे अपनी पहली प्रेफरेंस देनी ही देनी है। याद आ गई? नाउ अ वोटर कास्ट हिज और हर वोट सीक्रेटली इन एन एंक्लोजर सो दैट नो अदर पर्सन कम्स टू नो ऑफ द चॉइस ही और शी हैज मेड। सरल बात है, सिंपल बात है। मतलब मैं वोट दे ही रहा हूं तो मेरे वोट की वैल्यू और अहमियत तभी है जब मेरा वोट सीक्रेट है, कि सारी जनता वोट देने वाली है लेकिन एक दूसरे को किसी को नहीं पता है कि वो किसको वोट देने वाले हैं। अगर मैं वोट सबको बता के दे दूं कि साहब देखो मैं इनको वोट दे रहा हूं, तो वोट दे ही क्यों रहा हूं? छोड़ दो फिर तो वैसे ही, जब मैंने सबको अपनी मंजूरी दे ही दी कि हम तो सब एक ही पार्टी के और हम तो एक फलाने पर्सन के लिए वोट देने जा रहे हैं, क्या मतलब रह गया? फिर वोट तो नहीं रहा, फिर वो कुछ और ही है। तो एक सीक्रेट बैलेट के तहत होता है ताकि लोगों के ऊपर डर ना बैठे, किसी का कोई धमकी नहीं देते, आंखों से इशारा ना कर दे कि ओए इनको वोट नहीं दिया तो ऐसे बाहर जाके देख लूंगा, वो चीजें ना हो। सीक्रेट बैलेट हो ताकि पता नहीं चले किसने किसको वोट दिया है। अभी यहां पे अगर आपको पीआरएसटीवी मेथड एक बार और समझना है तो मैं चाहता हूं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। बहुत सरल है यार, सिंपल मेथड होता है। क्या होता है, मैं यहां पे बना रहा हूं एक ग्राफ, ठीक है? इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है कहानी। तो कहानी ऐसी कुछ है कि हमने देखा है कि हमें चाहिए एक कोटा। अब मैं इस कोटे को मुझे हासिल करवाना है कुछ लोगों को। वो हासिल कैसे होगा भाई? वो हासिल ऐसे होगा कि मैं 3 लोग बनाऊंगा। मैं कहूंगा एक पर्सन ये है, एक पर्सन दूसरा ये है, तीसरा पर्सन ये रहेगा। अब एक सेट कोटा होना चाहिए जिस कोटे को ये लोग क्रॉस कर सकें। ठीक है, अभी मैंने देख लिया कि ये जो नंबर ऑफ वोट्स का कॉलम है यहां पे, तो और इस कोटे को कोई छू नहीं पा रहा है कि भाई ये क्या हो गया। मैंने ऐसे लोग चुने जो अभी तक बेचारे पहुंच ही नहीं पाए। अब क्या होगा कि जब मैं सबके वोट काउंट करूंगा, सबकी मैंने सारे वोटर्स का देख लिया, इन वोटर्स ने कैसे कैसे वोट दिया है। एक V1 है, एक V2 है, एक V3 है, एक V4 है, एक V5 है। तो ये सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों ने कुछ ना कुछ प्रेफरेंस लिखी होगी 1 2 3 4 कि मुझे ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जब मैंने वोट देख लिए, मैंने सबके प्रेफरेंस देख ली 1 2 3 4 ऐसे करके, 4 तो है ही नहीं, चलो 3 ही 3 है। तो अब मैंने काउंट किए सबके, मैंने लिख दिया कि हाँ साहब ए को इतने वोट मिले हैं, जिन लोगों ने ए को हाईएस्ट ये दिया हुआ है, पर तब भी ये कोटा क्रॉस नहीं हो पा रहा है। बी को इतना मिला है, सी को इतना मिला है। अब मैं देखूंगा जो हमारा सबसे कमजोर खिलाड़ी निकला है, तो हम सी को उठाएंगे। हम देखेंगे, मान लो ये 5 वोट हैं, V1 V2 V3 V4
और V5। मैं ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पीआरएसटीवी मेथड टफ है और पीआरएसटीवी के पीछे क्वेश्चन आ चुका है, अब आने लग गया है। पहले हमें लगता था कि न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले हमें लगता था यूपीएससी मैथमेटिक्स पे नहीं जाएगा, पर हमने पिछले क्लास में देख लिया है कि पीवाईक्यू आ रखे हैं जिसमें पॉपुलेशन और जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब रेशियो वो पूछ रहे हैं आपसे। तो इसलिए मैं एक बार चाह रहा हूं कि एक बार भैया वो दोबारा रिवाइज हो जाए तो अच्छा ही है। तो अब इन सब का मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इन्होंने सी को पहली प्रेफरेंस दी थी, ये वो 5 लोग थे, मान लेते हैं, ये हो सकता है वो कुछ और नंबर हो, ये कुछ और नंबर हो, वो जो V1 से V6 लिखा हुआ है आगे, ये V1 से लेके होगा V776 तक, 700 पौने 800 लोग हैं जो यहाँ पे वोट दे रहे हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब मैंने कैलकुलेशन के लिए ले लिया, मैंने कहा 5 लोग हैं कुल मिला के, आसान हो जाएगा लिखने में। नाउ इन सब का मैंने देखा कि इनका मन था कि सी जीते, इन सब का, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि अच्छा जो V1 ने इसको दिया था सेकंड प्रायोरिटी, इसको दिया था थर्ड, V2 ने भी ऐसे ही दिया, फिर V3 ने उल्टा दे दिया 3 और 2, फिर V4 ने भी सेम कॉपी किया था V3 का, V4 ने बोला कि नहीं मैं दूंगा 3 और 2, अब V5 ने बोला कि नहीं 2 और 3। अच्छा अब समझ में आ गया कि जो सी जो हमारा कमजोर खिलाड़ी निकला, इसके वोट तो क्या ही काउंट करोगे, हमें इसको हटाना है, हट जाओ सब, आप हट गए, ये हट गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बी को सेकंड प्रेफरेंस पे कितने लोग मिले हैं, ठीक है। तो बी को मिले हैं 1, 2 और 3, तो बी के पास टोटल ऐसे 3 वोट पहुंचे हैं जो कह रहे हैं कि अगर सी ना बने तो बी बन जाए। अब ऐसे ए है तो ए के पास है 2 लोग जो ये बोल रहे थे कि अगर सी ना बने तो ए बन जाए। अब यही 3 और 2 वोट ये बढ़ जाएंगे इन और इनको, तो बी को मिलेंगे +3 और ए को मिलेंगे +2, ठीक है। अब ये वोट चले गए हैं इन दोनों को, अब फिर एक नया कोटा तय होगा, फिर एक नई चीज देखी जाएगी, ठीक है। अभी ऐसा कुछ हो सकता है, अभी इस समय यह भी हो सकता है कि ये ही क्रॉस हो जाए यहीं कहीं से, इन्हीं 3 वोटों से, और बी जीत जाए, काम हो जाएगा अपना। अब अगर यहां भी ये प्रोसेस नहीं आ पाती, अगर ये कोटा यहां नहीं आ पाता, फिर हम देखते कमजोर खिलाड़ी कौन है, फिर कमजोर खिलाड़ी ये निकला ए। अब खैर 2 में तो समझ में आ जाता कौन सा पहुंचने वाला, कोटा क्रॉस हो ही जाएगा 50% +1 वाला, तो आसान है, बहुत इजी है इसको समझना। बुक में टफ मिलेगा आपको पीआरएसटीवी मेथड, बुक की लैंग्वेज बहुत हैफजार्ड है, बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा लीगल टर्म्स में है, ऐसे समझ लो ये आसान है, ठीक है। इसके बाद हमारे कोटा निकालने का फॉर्मूला होता है, ये पता है कोटा निकालने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन नंबर ऑफ पोस्ट +1, तो वो फॉर्मूला है। फिर एक हमारा वैल्यू ऑफ एमएलए, वैल्यू ऑफ एमएलए कैसे निकाली जाती है, फिर वैल्यू ऑफ एमपी कैसे निकाली जाती है, ये 3 फॉर्मूले हैं x अपॉन 1 + 1 + 1। मैं सारे के सारे ये सारे फॉर्मूले बना रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, भैया ये फॉर्मूले अब टपकेंगे एग्जाम में, एग्जाम का अब पसंद आ गई है ये, तो इसको अब एक बार याद कर लो यार, काम आ जाएगा और ये आएगा ही आएगा। अब एक फॉर्मूला ये है, ओके ये बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक जो फॉर्मूला बना है वो ये है P अपॉन Q। ये P क्या है, पॉपुलेशन है 1971 सेंसस की, ये Q क्या है, ये आज के एमएलए हैं उस स्टेट में कितने हैं, ये एक स्टेट के एक एमएलए की वोट की वैल्यू बताएगा इनटू 1000। याद आ गया, आसान है, आसान नहीं है तो रट लेना, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, डाउट आए तो पूछना। अब हम देखेंगे कि इसके बाद जब सारे एमएलए की टोटल वैल्यू निकल आएगी, फिर हमको निकालनी है एक हमारे वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, एमपी आएगा हमारा A अपॉन B, ठीक बात। ये A और B क्या है, ये A और B है टोटल नंबर ऑफ सारे जितने वोट्स हैं अपॉन जितने हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा के तीनों के। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों से निकाला जाएगा और फिर हमें कोटा मैच कराना है, कोटा क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आसान बात। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें खुद देखना है, वो है कि अगर इलेक्शन में कुछ हेराफेरी हो गई, अगर इलेक्शन में ऐसा लगा कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ऐसा झोल हुआ है, कुछ ऐसा गोलमाल हुआ है, तो उसका सारा केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, जिनका ये डिसीजन फाइनल होगा। वो जो बोल देंगे
कि ये इलेक्शन सही है कि नहीं है, वो मान लिया जाएगा। नाउ जो इलेक्शन ऑफ वीपी होता है, इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था। ये कोलाज है, वैसे ये वर्ड गलत है। सो यहां पे ई आएगा, ई। ओके, सो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसका मतलब है एमपी ऑफ लोकसभा प्लस एमपी ऑफ राज्यसभा, ये 776 लोग हैं। अगर ऐसा हो कि हाँ साहब कुछ एब्सेंट हो या कुछ वेकेंट सीटें हो, तो आप कह सकते हो कि साहब आपका इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं है, कैसा आपका चुनाव हुआ है, कौन ही जीता है, तो हम नहीं मान सकते उस इलेक्शन को। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एब्सेंट है, वैकेंसी है, जो भी बात है कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, इस वजह से क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव गलत हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इनका इलेक्शन वॉइड करार कर दिया गया, अगर इनका इलेक्शन नल बोल दिया गया कि इनका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है, तब उसके पहले के जितने इन्होंने काम किए होंगे उन कामों को माफी दी जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए, आप उपराष्ट्रपति थे, पोस्ट पे थे, पोस्ट का सम्मान है। इनका इलेक्शन अगर वॉइड हुआ, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिडेटेड। कि हाँ ठीक है यार, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कुर्सी का सम्मान है, पद का सम्मान है, जिस पोस्ट पर ये बैठे हैं उस पोस्ट की अहमियत है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इनका इलेक्शन गलत था तो इन्होंने जो काम किए हैं वो भी इलीगल है। नहीं, वो काम अब हो गए तो हो गए, डन। नाउ एक चीज है कि ये कौन बन सकता है। अब यहां पे हमने लिखने का तरीका ऐसे लिखा हुआ है ताकि हमें दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पर जब आप आंसर लिखना, बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, आपका पहला ऑर्डर ये होगा। पहले आप ये लिखोगे कि भाई देश का नागरिक हो, दूसरा वो 35 की उम्र क्रॉस कर गए हों, ठीक है, तीसरा वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, मतलब मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए, भले ही मेंबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। तभी वो ऐसा पर्सन को राज्यसभा का चेयरमैन बनाएंगे जो राज्यसभा में बैठने की हैसियत तो रखता हो कि राज्यसभा में या तो वो जीत, या भाई जो राज्यसभा की जितनी सारी क्वालिफिकेशन है वो उनके पास ऑलरेडी हो, भले ही मेंबर हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। चौथा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे आंसर में। यहां पे तो हमने लिखने की सहूलियत के लिए लिखा हुआ है ताकि आपको दिख जाए, पर जब आप आंसर लिखोगे, आप लिखोगे पहला नागरिक हो, दूसरा इतनी उम्र हो, तीसरा ये क्वालिफिकेशन उनके पास ऑलरेडी हो, क्वालिफिकेशन हो, मेंबर हो ना हो अलग बात है, चौथा वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखेंगे, मतलब कोई और ऐसे पद पे नहीं बैठेंगे जहां से कमाई आ रही है। पर इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें पॉइंट ये है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट या ऑलरेडी वीपी या मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे ऑफिसेस ये माने जाते हैं कि हां ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, बस ये याद कर लेना, ठीक है। ये सारे चाहे गवर्नर हो अभी करंट कहीं पे, या अभी राष्ट्रपति हो वो, या वीपी हो वो, या मिनिस्टर हो, चाहे स्टेट के चाहे सेंटर के, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बनेगा। पर इंडियन ऑयल के बोर्ड के चेयरमैन होना एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बनना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, या कोई फ्यूचर किसी और कंपनी के सीईओ बन के बैठे हुए हैं, नहीं बन सकते, ये नहीं हो सकता है, वो प्रॉफिट का ऑफिस है। यहां पे जब इनका नॉमिनेशन होता है तो इट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एंड एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। याद है, कुछ याद आ रहा है? ऐसा राष्ट्रपति के लिए भी होता है कि कुछ लोग होने चाहिए जो बोले कि सर ये फलाने पर्सन का नाम हम देना चाह रहे हैं, इनको आप बनाओ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति केस में कितने होते हैं? उपराष्ट्रपति केस में ही कितने हैं? 20। अब जब ये 20 लोग इनका नामांकन दे देंगे कि सर हम 20 लोग सपोर्ट कर रहे हैं फलाने पर्सन के लिए कि ये जाके बने उपराष्ट्रपति, ओके फाइन। अब ऐसे 20 लोग और हों जो इन 20 का सपोर्ट कर रहे हो कि साहब बोले कि हाँ ये जो 20 लोग कह रहे हैं सही है, हम इनकी बात को सेकंड करते हैं, हम इनकी बात को थम्स अप देते हैं, गुड, वेरी गुड, सही कर रहे हो। नाउ इनको 15,000 रुपए की सिक्योरिटी भरनी पड़ती है आरबीआई में। अगर ये इलेक्शन में बहुत कम वोट पाए तो इनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, थोड़ी तो सिक्योरिटी जमा करके रखो, पता चले कि हाँ आप फाइनेंशियली साउंड हो। वैसे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हो, क्या ही साउंड वाला क्वेश्चन है ये, पैसा तो बहुत है। नाउ ये सारे हमारे उपराष्ट्रपति थे और ये इनके ऑपोजिशन में खड़े हुए लोग थे। आप देख रहे हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे पहले और दूसरे उपराष्ट्रपति थे, एक साथ एक बार बने थे और दोनों बार अनअपोज बने थे, कोई दूसरा चैलेंज नहीं था। मतलब महान टीचर आदमी, मेरे लिए तो आदर्श हैं ये, मतलब टीचर हैं ये, और इसके बाद राष्ट्रपति भी बने हैं।
फिर हम देख रहे हैं इनमें से कई नाम हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। आपको याद है इनके बारे में मैंने आपको बताया था, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये सीजेआई थे हमारे, और इसके बाद इन्होंने एक बार इन्होंने भूमिका निभाई थी एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, वो एक रीजन था। तो ये सारे हैं, और करंट में हमारे यहाँ जगदीप धनखड़ जी हैं, और जिनके पोजीशन में थे मार्गरेट अल्वा मैम, और ये हार गई थी, इनको आए थे 182 वोट्स, इनको आए हैं हमारे 528 वोट्स। तो आप देख रहे हो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्शन कभी कभी बराबरी का हो जाए, नहीं, इसमें इलेक्शन काफी आगे का होगा, इलेक्शन ऊपर होगा। सारे नंबर्स ऑपोजिशन के आप देखोगे तो एक तरफा ही होंगे, क्योंकि अब पीआरएसटीवी मेथड ये इंश्योर करता है कि विक्टर जो भी निकले, जो भी जीते, वो वोट के साथ जीते, उसके पास भरपूर सपोर्ट हो, भरपूर मेजोरिटी हो, भरपूर लोगों की प्रेफरेंस हो, वो तब हम वो आप देखो किसी का भी इलेक्शन देखो, 486 192 दुगने का फर्क है, मतलब और भी आगे 400 156 देख रहे हो, और दुगने से भी ज्यादा है। तो ये सारा इंश्योर कर देता है पीआरएसटीवी मेथड। अब अगर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता तो उसमें क्या हो रहा है, किसी के 526 वोट हैं और किसी के 500 वोट हैं, तो जो 526 वोट जिसके आए वो जीत गया, लो फटाक से जीत गया, जिसका भी बस रेखा से वो आगे निकल जाए, औरों से आगे रहे, फर्क नहीं पड़ता कितना आगे है। तो अब जब ये इलेक्शन जीत के जब ऑफिस में जाएंगे तो 69 कहता है पहले आप एक शपथ लो, पहले आप एक ओथ और एफर्मेशन, आप एक शपथ ग्रहण करो, आप भगवान को साक्षी मान के, या आप गीता पे या जिस भी चीज पे संविधान को की शपथ लो, आप ये बोलो कि आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे जितने ओथ एफर्मेशंस है ना, ये सारे के सारे एक शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल हमारे संविधान के आखिरी में जो सारी सूचियां लिखी हुई हैं, उन शेड्यूल्स में एक शेड्यूल है जिसमें सारी इनकी शपथें लिखी हुई हैं कि किस किस को कैसी कैसी शपथ लेनी है। शेड्यूल पता है कौन सा है, वो कौन सा नंबर का शेड्यूल है वो? नाउ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, संविधान के प्रति अपनी वफादारी रखूंगा, और फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा अपने ड्यूटीज ऑफ माय ऑफिस, जो भी मेरा ऑफिस होगा। और ये ओथ जो दिलाएंगे, ये दिलाएंगे राष्ट्रपति जी, उनके बॉस, ऑफ कोर्स उनसे सीनियर, या राष्ट्रपति अगर नहीं है वहां पे उस समय तो कोई और पर्सन अपॉइंटेड ऑन दैट बिहाफ बाय हिम, जो राष्ट्रपति जी जिसको बोल देंगे साहब अभी इस समय मैं हूं नहीं इंडिया में, और आप इलेक्शन जीत के आ रहे हो, इससे पहले आप ऑफिस में जाके अपनी गद्दी पे बैठो, आप शपथ लो, शपथ के लिए मैं सीजेआई जी का नामांकन कर रहा हूं कि सीजेआई जी आ जाएं, आपको शपथ दिलवा दें। या सीजेआई जी नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो, कोई और हो सकता है, वो जो भी राष्ट्रपति जी जिसका नाम दें कि साहब मैं अभी इंडिया से बाहर हूं, मैं जब आऊंगा इंडिया तब तक लेट हो जाएगा, तो आप एक काम करो, इनके सामने आप शपथ ले लो, और ये मैं इनको ऑथराइज कर रहा हूं कि मेरे नाम पे आपको शपथ दिलवा दे। नाउ हमें पता है इनके कंडीशन ऑफ ऑफिस कि भाई पहली बात तो ये कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूज नहीं करें, ये पता चले ये कहीं और के चेयरमैन बने बैठे हैं अभी भी, और आगे उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, तो ये इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इनका जिसे कहते हैं कि इनके ऊपर एक सवाल उठ जाएगा कि ये तो शायद बायस हो सकते हैं, नहीं हो कहीं भी किसी और ऑफिस से कहीं से चंदा पैसा नहीं इनको आ रहा हो, खाली जो सैलरी आएगी वो आएगी एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट्स इट, बस। दूसरा, किसी और नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब ये ना एमपी हो सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के, ना ही ये किसी विधानसभा के मेंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इनके पास क्वालिफिकेशन जरूर हो कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकें। राष्ट्रपति जी का जब इलेक्शन होता है तो उसमें क्वालिफिकेशन है कि ही शुड हैव द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ विच हाउस, कौन से हाउस की? इनकी तो राज्यसभा है क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन है ये, वहां की क्या है उनके राष्ट्रपति की बताइएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू मैम इनको जब शपथ दिलवा रही थी लास्ट ईयर, जब ये चुने गए थे, तो इनका इलेक्शन हुआ, जीते, और इनको फिर शपथ मिली गई है। अब जो इनका टर्म है और जो इनकी वैकेंसी हो सकती है ये जानना है। नॉर्मल बात है, राष्ट्रपति जी का 5 साल का होता है, इनका भी 5 साल का है। 5 साल से ज्यादा हो सकता है अगर उनका सक्सेसर, अगर उनका उत्तराधिकारी आ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, कोई इलेक्शन नहीं हो पाया है, या कोई बात हो सकती है। 5 साल से कम भी इनका टर्म हो सकता है, पर वो कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, या तो वो रिमूव कर दिए गए हों, पार्लियामेंट का मन था, राज्यसभा का मन था, राज्यसभा उठी एक दिन, उन्होंने कहा हटाओ इन्हें, नहीं रखेंगे इनको, बहुत ज्यादा ये क्लास में गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो ऐसे चक्कर में उपराष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। दूसरा, डिस्क्वालीफाई हो जाए,
सुप्रीम कोर्ट उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दे। तीसरा, वो रिजाइन ही कर दें। चौथा, कि उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे भी कुछ हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनके ऑफिस में रहते हुए जिनकी डेथ हो गई थी। आपको याद है पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनके ऑफिस में रहकर डेथ हुई थी? और उसके अलावा और भी कोई हो? नाउ रिमूवल, ही कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन इन राज्यसभा, ओरिजिनेटिंग ओनली इन राज्यसभा। जिस हाउस के ये चेयरपर्सन है, खाली वही हाउस ऑथोराइज्ड है इस रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ के स्पीकर हैं, ये हमारे यहाँ के चेयरमैन है, ये हम नहीं चाह रहे। अब राज्यसभा के अगर चेयरमैन है तो क्या लोकसभा उठा के इनको खड़े होकर बोल सकती कि नहीं नहीं इनको हटाओ पहले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा में स्पीकर साहब बैठते हैं जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं ये वाले, ठीक है, वीपी साहब। अब इनको हटाने के लिए खाली राज्यसभा ही ऑथोराइज्ड है, ये काम कर सकती है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन इन ओरिजिनेटिंग इन राज्यसभा, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। पर ऐसा करने से पहले भी इनको 14 दिन का एक एडवांस नोटिस देगी ये राज्यसभा। ये बोलेगी कि सर 2 हफ्ते बाद आपके नाम का रेजोल्यूशन आने वाला है जिसमें हम आपको हटा रहे हैं, चाहो तो आप देख लो, जो करना कर लो। नाउ नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड। याद है प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के ग्राउंड्स हैं, 1 या 2 ग्राउंड्स हैं। अब हमारे यहां संविधान में कोई ग्राउंड ही मेंशन नहीं है। क्यों हटाया जा रहा है? क्या बात है? कोई बहुत बड़ा त्रासदी हो गई है जो उनको हटा रहे हो? किस कारणों से हटा रहे हो? नहीं बताया संविधान में। हटाना है तो हटा दो, हटाना है तो कैसे हटाओगे? यहां से हटाओगे। अब कैसे हटाया जा रहा है? जब ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो यहां की इफेक्टिव मेजॉरिटी काम करेगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी अभी आप सुनते आ रहे हो, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये क्या चीज है? ये होती है टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है? 245, तो 245 ये हो गई टोटल स्ट्रेंथ, माइनस वैकेंसी प्लस एब्सेंटीज। एग्जाम्पल समझाऊं? मान लो 245 टोटल स्ट्रेंथ है, इसमें से वैकेंसी है 10 लोग, 10 लोग है ही नहीं, 10 लोग की कुर्सी भरी ही नहीं गई, 10 खाली सीटें हैं, तो 235 हो गई। और इसमें मान लो उस दिन नहीं आए 5 लोग और, तो 235 में से 5 लोग और कम कर दो, अब बचे 230। ये 230 का 50% प्लस 1, एक सीट और। 50% क्रॉस करना है ना, 50% लेके क्या करोगे? 50-50 तो 50-50 हो गया, बराबर हो गया। 50% का बस एक सीट और चाहिए एक्स्ट्रा, तो 50% प्लस 1 ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई? मान लो कुल मिला के अगर 245 में से वैकेंसी अगर 10 लोग मतलब है ही नहीं, सीट भरी नहीं गई, और 5 एब्सेंटी हैं, तो कुल मिला के ये 15 नंबर कम कर दो 245 में से, दैट इज 230। अब इस 230 का इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, भले ही जो लोग वहां बैठे हैं वो लोग वोट दें या ना दें हम नहीं जानते, 50% इनका प्रॉपर करो और मुझे बोलो कि 230 दैट इज हाउ मच? 100, 115, 116 लोग चाहिए कुल मिला के। अब अगर ये 15 लोग नहीं हैं और 230 आए हैं, 230 इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई। अब भले ही ये लोग अब ये 230 में से 30 लोग कह रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं लेकिन हम वोट नहीं देंगे, तो हमें से फर्क नहीं पड़ता है, हमें चाहिए कुल मिला के 116 लोग जो हां बोल रहे हो इनको हटाने के लिए, तब हम कहते हैं उसको इफेक्टिव मेजोरिटी। ये इफेक्टिव मेजोरिटी है। फिर ये रेजोल्यूशन जाएगा यहां से लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजोरिटी। अब लोकसभा कहेगी जब आपने अपने ही बॉस को हटाना ही है, आप अपने स्पीकर को हटाना चाह रहे हो और आप इतना इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करके ले ही आए, तो हमारे उसमें रोल है ही क्या? आपका मन है, आपका क्लासरूम है, आप जानो, आपको अपना मॉनिटर हटाना है, हमें इससे क्या लेना देना है। पर अगर आप हटाना चाह रहे हो तो ठीक है भाई, हमारी मंजूरी ले जाओ आप। 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब यहां पे अगर 545 लोग हैं, 545, और इसमें से आए उस दिन मान लो 200 लोग, ठीक है 200 ही आए उस दिन बस बात करने, तो कुल मिला के बस अगर 100 यानी 101 लोग अगर बोल दिए कि हाँ हाँ हटा दो, हम हमारी सहमति है, तो हट जाएंगे। फिर उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे प्रोसेस हो रही है? इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज प्लस एब्सेंटीज। अब वो जितनी भी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आई उसका 50% प्लस 1। मैंने एग्जांपल लेके समझाया, 245, 10 और 5 230 हुए,
230 में से भले ही उस दिन कितने भी आए हम नहीं जानते, पर 230 में से हमें 116 लोग चाहिए जो खड़े होकर उस दिन बोल रहे हो कि साहब उपराष्ट्रपति जी को हटाओ, हटाओ, तब तक हम आगे बात नहीं करेंगे। तो अगर 116 लोगों की सहमति मिल गई, हाँ ठीक है, डन, ओके, फिर लोकसभा कहेगी कर चुके तो कर ही चुके, हमसे क्यों पूछ रहे हो। नाउ ऐसा कोई रेजोल्यूशन, ये मूव तब होगा जब इनके पास 14 दिन का एडवांस चले जाए उपराष्ट्रपति जी के पास कि हाँ साहब आपकी कुर्सी जाने वाली है, वी आर सॉरी बट वी हैव नो अदर चॉइस, हमें हटाना पड़ेगा आपको, तो इनको हटाया जा रहा है। दूसरी बात, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, कुछ नहीं बोला गया है। याद करना, इंपीचमेंट खाली राष्ट्रपति जी का होता है, जो महाभियोग चलता है वो राष्ट्रपति जी का ही होता है खाली। इनके लिए भी हम बोल रहे हैं रिमूवल, इनको इंपीच नहीं कर रहे हैं, इनको रिमूव कर रहे हैं। इंपीचमेंट बड़ा वर्ड है, इंपीचमेंट राष्ट्रपति जी के लिए यूज होता है खाली, बस। नाउ अगली चीज पे आओ, हम बोल रहे हैं अब वैकेंसी कब होगी, ऐसी क्या वजह आ गई कि ऑफिस खाली हो गया, इनका सीट खाली हो गई, तो या तो उनके 5 साल पूरे हो गए, अगर 5 साल पूरे हो गए तब फिर इलेक्शन होने पड़ेंगे इनके 5 साल पूरे होने से पहले। समझ में आ गई बात कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, मेरा इलेक्शन मेरा अगले महीने 30 सितंबर को मेरा समय पूरा हो जाएगा, मेरा 5 साल खत्म हो जाएंगे, तो 30 सितंबर से पहले पहले अगले उपराष्ट्रपति जी का इलेक्शन करवा लो शांति से, मेरे रहते रहते। नाउ या तो वो रिजाइन कर दें, अब रेजिग्नेशन किसको देंगे वो, तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जब वो देते हैं तो किसको देंगे वो, अपने से छोटे को नहीं, अपने से बड़े को देंगे। इनका बड़ा कौन है, राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति जी को ही अपना लेटर लिख के भेज देंगे कि सर मैं नहीं रह रहा यार, मुझे आजाद करो, मुझे बरी करो, मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने, मैं अपने घर पे रहूंगा, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा, हो गया मेरा, अब नहीं रहना। या उनको रिमूव किया गया हो, उनको राज्यसभा ने कह दिया सॉरी बाय ऑल द बेस्ट, या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो कि क्या करें अब, इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, या वो डिस्क्वालीफाई हो गए हो टू होल्ड ऑफिस व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। अब इन सब कामों में हम देख रहे हैं इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अब इसमें संविधान नहीं कह सकता है कि जल्दी लाओ, 2 महीने के अंदर बना के लाओ, क्या करें, कुछ समय हो सकता है, कैसा भी समय हो सकता है, बस ये बोल दिया गया है कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी, कि भाई जब ये ऐसी चीज हो जाए, कोई ऐसा इतना बड़ा भारी काम हो गया हो, तब भाई जितना जल्दी हो सके कर लेना, समय रहे जल्दी बस ध्यान रखना कितना, जो भी ऑप्टिमम टाइम हो, जो भी अप्रोप्रिएट समय हो, इलेक्शन करवा लेना, दोबारा एक उपराष्ट्रपति बैठना ही बैठना है, ये बात तय है। रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। ये क्या हुआ, ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब इनमें से किसी वजह की वजह से जब कोई उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल उनके 5 साल से पहले ही खत्म हो जाए, या तो 5 साल पूरे हो रहे हैं, समय पूरा हो रहा है, तो यहां तो इलेक्शन होगा उनके कार्यकाल खत्म होने से 1-2 महीने पहले ही वो रेडी होकर बैठ जाएंगे कि जब ये जाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। नाउ ऐसे केस में अभी हमें सक्सेसर नहीं पता है, अभी हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, तो अब ऐसा हो सकता है कि मेरा 5 साल का कार्यकाल है, मैं उपराष्ट्रपति हूं, पर मुझे राज्यसभा ने कर दिया रिमूव। मैंने वहां पे क्या किया, मैंने राज्यसभा में बड़ा उधमबाजी करी, मैंने वहां पे खूब गुंडागर्दी करी, मैंने लोगों को बात नहीं करने दी, राज्यसभा हो गई दुखी मुझसे। राज्यसभा ने कहा कि पहले तो इन्हीं को हटाओ, तो राज्यसभा ने मुझे 14 दिन का नोटिस दिया, मुझसे बोला कि सर आपको हटा रहे हैं, बाय। मैंने कहा पक्का हटा दोगे, हाँ अभी हटा देंगे, 14 दिन सोच लो यहाँ से, आप निकल लो, सामान पैक कर लो अपना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो तैयारी कर देता हूँ कि मुझे पता है ये लोग मानेंगे नहीं, 116 क्या, ये तो 200 लोग बोल देंगे मैं कि मुझे भेजो, तो ये सबके सब लोग मुझे निकालने वाले हैं। अब ऐसे में क्या होगा, मेरा कार्यकाल अभी 2 साल का बचा हुआ है, ठीक है, तो अब जो नया उपराष्ट्रपति आएगा तो वो ऐसा नहीं होगा 5+2 years के लिए बनेगा, वो नहीं, जो उपराष्ट्रपति नया आएगा मेरे जाने के बाद, वो उपराष्ट्रपति भी 5 ही साल के लिए आएगा। ऐसा नहीं होगा बोलेगा कि नहीं मैं तो, जो आदित्य सर के भी 2 साल बच्चे थे मैं वो भी जीऊंगा और मैं अपने 5 साल भी जीऊंगा, नहीं, वो जो आएंगे वो खाली अपना फुल टर्म जिएंगे 5 साल। मेरा 3 साल कार्यकाल था, मुझे हटा दिया गया, अब बचे 2 साल, तो यहाँ के 2 प्लस अगले 3 और, इनके टोटल 5 कर दो, जो भी अगला वाला आ रहा है, तो वो 5 साल के लिए रहेंगे। फिर 5 साल बाद जब आज से मुझे हटाने के बाद से 5 साल हो जाएंगे, तो इस वाले मेरे उत्तराधिकारी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, अब उसके बाद नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि मेरे भी 2 साल वही जिएंगे और आपने तो फिर कहेंगे मेरे तो 5 साल बचे हैं, अब तो मैं बचाऊं, तो ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ जो होगा, हमारे ऐसे होगा कि भाई ये हमारे फर्क है इसमें यूएस में और इंडिया में। तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये है हमारे आर्टिकल 64 की वजह से, इनके पास पावर वही है, सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट मॉडल, चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस दैट इज द सेनेट। जो यहाँ की जो वीपी है, इनका नाम पता है आपको, ये मैम का के से शुरू होता है। सो ये मैम है वहां की वाइस प्रेसिडेंट यूएस की, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये वीपी हैं,
और वीपी होने की वजह से ये सेनेट की स्पीकर है, सेनेट की चेयरमैन है। सेनेट माने अपर हाउस। सेनेट की वहां पे स्ट्रेंथ पता है कितनी है? 100। हर स्टेट से 2 लोग आते हैं। अब वहां पे ये जो सेनेट है ये उसकी चेयरमैन हुई, चेयरवुमन हुई, और यहां पे आके अब ये अपना अपना काम कर रही है। जैसे लोकसभा में स्पीकर काम करता है, ऑर्डर ऑर्डर करवा के, माननीय महोदय प्लीज बात सुनो, पूरी बात कहना दो उनको, और जो भी है आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं होगी। जो स्पीकर के रोल होते हैं वो ये भी निभाते हैं, करते ये भी हैं। और दूसरे क्या रोल होते हैं इनके पास? एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65 यहां पे आता है। जब भी राष्ट्रपति जी के ऑफिस में वैकेंसी हो गई किसी वजह से, ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, ड्यू टू इम्पीचमेंट, ड्यू टू डेथ और अदरवाइज, अगर ऐसे किसी वजह से राष्ट्रपति जी का ऑफिस खाली हो गया, तो राष्ट्रपति जी के ऑफिस में फिर बैठते हैं उपराष्ट्रपति जी। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ? पर ये बैठते हैं खाली 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के भीतर तो नया राष्ट्रपति आएगा ही आएगा चुन के। ये राष्ट्रपति जी हमने बनाए नहीं थे, राष्ट्रपति जी का रोल निभा रहे हैं। पर राष्ट्रपति जी तो अभी चुनाए, अब तो हम तो नए चुनेंगे, हमें तो नया चाहिए राष्ट्रपति जी। तो ये 6 महीने के लिए बन सकते हैं, इन बाई विद इन विच अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। ये लाना ही पड़ेगा नया राष्ट्रपति चुन के, हम नहीं जानते कैसे, चाहे वो कुछ ही वजह से गए हों, हमें नहीं मालूम। पर 6 महीने तक हो सकता है 2 महीने में आ जाए नया राष्ट्रपति, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम 6 महीने तक बन सकते हैं ये। अब when the sitting president is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause, vice president discharges his functions until the president resumes his office. हमारे इंडिया में ऐसे 2-3 दफे इंस्टेंस हुए हैं जब उपराष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति की भूमिका निभानी पड़ी है। और एक समय तो ऐसा था जब, याद है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी सीजेआई थे हमारे इंडिया के, और इनको राष्ट्रपति जी का भूमिका निभानी पड़ी थी। तो ऐसे हमारे सिलसिले रहे हैं जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भी करना पड़ा था ये, क्योंकि राष्ट्रपति जी का के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत बीमारी थी उनको। तो ऐसे आपको अगर किससे पता हो तो मुझे बताना जरूर कि कब कब कैसे कैसे इंस्टेंस में उपराष्ट्रपति जी ने भूमिका निभाई है राष्ट्रपति की। या तो राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब हो, या राष्ट्रपति जी अपनी फंक्शंस निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि परेशान है, या राष्ट्रपति जी इंडिया से बाहर हैं, या कुछ और वजह हो सकती है, कुछ भी, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उपराष्ट्रपति जी के पास फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो निभाएं। जब भी राष्ट्रपति जी का भूमिका निभाएंगे, देन वीपी डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। साफ बात है। अब आप देश के हाईएस्ट ऑफिस में जाके बैठ रहे हो, अब आप अपना वो, अब जहां जिस ऑफिस के लिए आप आए थे वहां नहीं हो ना, एक समय में एक ही जगह हो सकते हो आप। तो फिर उस समय जब आप राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हो, उस समय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की कुर्सी खाली है, यहां पे आके बैठेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जब जितने समय के लिए वो कुर्सी खाली है राष्ट्रपति जी की, सॉरी उपराष्ट्रपति जी की। नाउ व्हेन द वीपी एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, इनको उस समय सैलरी अलाउंस नहीं मिलते हैं जो उनको ऑलरेडी मिल रहे थे अपने कुर्सी के हिसाब से। जब ये राष्ट्रपति जी की भूमिका निभाएंगे तो राष्ट्रपति जी के सैलरी एंड अलाउंस मिलेंगे इनको। बहुत बड़ी बात है ये कि मैं 2 महीने के लिए आया और 2 महीने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का काम किया और मुझे सैलरी मिली है उस दौरान 5 लाख रुपए, क्योंकि वो राष्ट्रपति की सैलरी है। और वो जो राष्ट्रपति के अलाउंस हैं, बाकी उसके अलावा और भी, तो ऐसा हो सकता है। संविधान ने कहीं भी लिखा नहीं है कि इनको कहां पे, इनके क्या क्या इनको आप रोल, क्या क्या इनको पैसे दोगे, कितने पैसे दोगे, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट ही बताता है कि इनकी पेंशन कितनी होगी। तो पेंशन 2016 से पहले होती थी शायद 20,000 रुपए, और वो बढ़ा के हो गई है 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी, और अभी इनकी सैलरी 1.25 लाख से 4 लाख रुपए हो गई है पर महीना। तो ये चीज टाइम टू टाइम डिपेंड करती है, उस समय इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई कितनी है, उस समय ऑफिस का खर्चा कितना है, उस समय क्या जमाना चल रहा है, और आउटसाइडर्स मतलब प्राइवेट सिटीजन्स, इनके अगर रैंक के होंगे, इतने अगर कैलिबर के होंगे, तो उनको क्या मिल रहा होगा, तो उसके बराबर लाने के लिए। क्योंकि पता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी कई बार आएगी जब आप ऑफिसर बन जाओगे ना। एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप कितने ही ईमानदार हो, आप कितने सज्जन हो, आप कितने रूल चलने वाले इंसान हो, पर प्रॉब्लम आएगी जब आप अपने पीयर्स को देखोगे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे कि जो लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, ये पैकेजेस पे हैं, 2-2 करोड़ के, 1-1 करोड़ के पैकेजेस पे हैं, और मैं हूं यहाँ पे, मेरे सैलरी आ रही। आपको पता है एक ट्रेनिंग ऑफिसर की या एसडीएम की सैलरी कितनी होती है? सैलरी कितनी होती है अंदाजा भी नहीं है आपको। 60, 65, 70 हजार रुपए ये होती है। और आप कितना बड़ा एग्जाम क्लियर करके वहां आए हो, आप कितनी बड़ी आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप देश प्रेम की वजह से, देश सेवा के लिए आप वहां गए हो। और फिर आप देखते हो अपने पीयर्स को,
कि साहब मेरे कॉलेज में ये लड़का भी था, इसने कैट निकाला, इसने एमबीए किया, इसने ये कॉलेज गया, इसने एमटेक कर लिया, इसने ये कर लिया, और इसने बाहर से जाके जीआरई का एग्जाम देके एमएस वेमएस करके अभी इंडिया आ गया, और इंडिया में अभी कमा रहा है 8 लाख रुपए महीना। तो आप कहोगे कि यार ले, मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है, और मुझे सैलरी सरकार दे रही है ये, और मैं पोस्टेड हूँ कहाँ, मोतिहारी में, मैं पोस्टेड हूँ कहाँ, कहीं एकदम कुन्नूर में। तो और मैं जा भी नहीं सकता, अपने हेडक्वार्टर से आप लीव नहीं ले सकते हो क्योंकि आप अपने जोन से बाहर नहीं जा सकते हो। कई बार जब आप सरकार में होते हो, सरकारी तंत्र में, तो आप व्हाट्सएप से एब्सेंट नहीं रह सकते हो, आप एब्सकॉन्डिंग नहीं हो सकते हो। अगर आप 2 दिन आपने फोन नहीं उठाया बॉस का, तीसरे दिन आपके खिलाफ शो कॉज नोटिस चले जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार क्या फायदा है, क्या है ये जीवन, बड़ी थैंकलेस जॉब है। पर उस समय अगर आप काबू कर गए, उस समय अगर आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे काबू कर गए, तो आप तोड़ोगे, फिर तो आप दुनिया जीतोगे। अगर आप उस समय, मैंने आपको बताया, बी द मॉन्स्टर बट देन कंट्रोल इट। तो डेंजरस और क्रूएल होने में फर्क होता है। डेंजरस लोग से लोग डरते हैं, क्रूएल लोग से लोग घबराते हैं। तो आपको क्रूएल नहीं बनना है, आपको करप्ट नहीं बनना है, आपको ऐसा ऐसा ऑफिसर नहीं बनना है जिसके बारे में पूरे डिपार्टमेंट में जानकारी हो गया, अरे वो तो सबसे करप्ट ऑफिसर है, वो पैसे लेके काम कर देता है, या वो पैसे ले लेगा तो आपका काम नहीं करेगा। तो ऐसी वाली रेपुटेशन चली गई, फिर आप परमानेंट, आपका एक हो गया, फिर आपकी एसीआर रिपोर्ट भी गलत जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके खिलाफ कोई क्या लिख रहा है, आपका जूनियर, आपका सीनियर, जब प्रमोशन होता है। तो आपको अपने इंस्टिंक्ट पे काबू रखना है, आपको अपने पीयर्स को देखना है, खुश होना है कि हाँ ठीक है, उनकी मेहनत है, ये वो कमा रहे हैं, और ये मेरी मेहनत है जो मैं कमा रहा हूं। तो बी हैप्पी फॉर इट एंड बी कंटेंटेड कि आपके पास, आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको इस ऑफिस में बिठाया गया है, आपने अच्छा एग्जाम निकाला है, आपने सबसे बड़ा, देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया है, हेंस यू आर एंट्रस्टेड विद दिस ऑफिस ऑफ एसडीएम इन द फर्स्ट पोजीशन। आपके पास पूरा जिला है संभालने के लिए, जाओ जाके लड़ो, दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसलिए आप हो, इसलिए नहीं हो कि आप वहां पे 2-2 करोड़ के अपने घर महल बनाओ। ये गलत है, ये मत करना। अगर ऐसा करोगे तो यार मेरे स्टूडेंट कैसे बनोगे यार, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। नाउ इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉडल है, इसको हमने कंपेयर किया है। कंपैरिजन करके हमको समझ में आया कि हमारे संविधान ने कुछ ज्यादा मेंशन ही नहीं दिया यार चीजों को। हमारे संविधान ने हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट, और कई स्कॉलर्स लोग बोलते हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। जैसे क्या होता है, जो रॉयल्टी होती है ना, जो यूके की जो किंग है, अब तो खैर क्वीन तो नहीं है, तो अब किंग को तो बोलेंगे योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। अब जो बाकी लोग होते हैं, किंग के भाई बहन, किंग के बेटे बच्चे, उनको बोलते हैं योर हाइनेस, योर हाइनेस। तो कि मतलब योर हाइनेस, हिज हाइनेस, हर हाइनेस, ऐसे करके। अब उपराष्ट्रपति के लिए हम बोल रहे हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, मतलब बस ऊपर ही ऊपर से छिछले शैलो हाइनेस है ये, असली हाइनेस नहीं है ये। तो ऐसा करके स्कॉलर्स ने इनका कभी कभी हल्का सा इनके ऊपर कटाक्ष कसा है, इनके ऊपर हल्का सा एक हल्का सा इनके ऊपर चुटकी ली है। तो ये समझ में आया कि दिस ऑफिस इज क्रिएटेड टू मेंटेन अ पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। कि भाई कभी कोई एकदम ऐसा ना हो कि उपराष्ट्रपति है नहीं लेकिन राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई है, अब क्या एकदम से कहां लाए, कौन है अगला, तब हमें याद आएगा सीजीआई साहब। फिर सीजीआई साहब हैं जो न्यूट्रल हैं, जो इतनी ऊंची कैबिनेट रैंक की पोजीशन है उनकी, पर वो किसी कैबिनेट के साथ ही नहीं है, वो किसी पार्टी के दल के मेंबर नहीं है। तो सीजीआई साहब को बोलेंगे सर, माय लॉर्ड प्लीज, अभी इस समय राष्ट्रपति जी है नहीं, उपराष्ट्रपति जी कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ, अभी कोई नहीं है, जल्दी पहुंचो। तब इसीलिए हमने उपराष्ट्रपति जी का एक हमने ऑफिस बना के रखा हुआ है, जो कि ये बताता है कि साहब इन केस अगर कभी कुछ हो गया देन उपराष्ट्रपति जी हैं। नाउ द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मॉडल इज ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट मॉडल। क्या क्या फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो अमेरिकन वीपी होता है, ये प्रेसिडेंसी के जब प्रेसिडेंसी पा जाता है, क्योंकि भाई प्रेसिडेंसी वेकेट हो गई है, भाई प्रेसिडेंसी मिलिंग जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट हैं। अब अगर इनकी प्रेसिडेंसी खाली हो गई, अगर बाइडेन साहब अपने 4 साल कार्यकाल से पहले ही चले गए, तो कहीं रिमूव हो गए, इम्पीच हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो क्या होगा, सीट वेकेंट हो गई। अब बचे, मान लो जितना भी समय बचा है, ऐसा नहीं है इंडिया में तो 6 महीने खाली हैं, पर जितना भी समय बचा है, तो उस पूरे समय के लिए वो वीपी बन जाएगा प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड टू द प्रेसिडेंसी एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। जो उनके पहले वाले जो थे, बाइडेन साहब जो थे, तो उपराष्ट्रपति जी अगर बाइडेन साहब चले गए अपने 4 साल कार्यकाल से पहले, अब बचे मान लो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बच गए, एक ही साल में चले गए वो, तो ये 3 साल तक
अब ये वीपी बने रहेंगे, जो जो ये वीपी थे अभी प्रेसिडेंट बने रहेंगे। इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में बोला गया है कि वीपी merely serves as an acting president when the office of president falls vacant until the new president assumes charge। अभी पढ़ा है हमने कितने महीने के लिए बने रह सकते हैं मैक्सिमम, कितने महीने टोटल, बस जरा सी देर के लिए। तो उस बीच में नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा, हमारे यहाँ काम से हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट साहब चले गए और वीपी साहब को प्रेसिडेंट बनना पड़ा, तो प्रेसिडेंट साहब का जितना कार्यकाल बचा था उस पूरे कार्यकाल के लिए वीपी साहब अब राष्ट्रपति बन गए, अब बने ही रहेंगे वो, अब नहीं जा रहे जब तक उनका 4 साल पूरे पूरे नहीं हो जा रहे हैं। नाउ एक चीज देखो, ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जो अभी हमने यहां देखे हैं। क्या क्या है कि भाई देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यहां बोला गया है कि वीपी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होगा, टर्म ऑफ ऑफिस इनका कैसा कितना होगा, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वीपी एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसीज। ओथ और एफर्मेशन, क्या इनकी शपथ होगी, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, के कोई कंटिजेंसी आ गई, कोई आपदा आ गई, कोई ऐसा इशू हो गया जो हमने सोचा नहीं था, उसको बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वीपी, ये कहां जाएगा, ये कहां पे जाएगा, क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल 71 कि भाई जो भी मैटर होगा इलेक्शन के लिए, इनके इलेक्शन के सिलसिले में, वो जाएगा पीछे एक दूसरी बॉडी के पास, जो बॉडी स्ट्रांग है। नाउ जो मेंस का क्वेश्चन था ये बुक में नहीं है, ये आपके बुक में इसका ये टेक्स्ट नहीं है, मैंने ऐड किया हुआ इसलिए किया हुआ ताकि आप समझ जाओ। देखो कैसे लिखा हुआ आंसर। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ वीपी एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यही क्वेश्चन था। नाउ कम्स कि पहली बात तो ये है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो मीनिंग कि भाई इनके पास बाय द वेरी वर्च्यू ऑफ द ऑफिस दैट ही इज सिटिंग इन, दैट इज द वीपी ऑफ इंडिया, तो ये चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के। अच्छा, अब बनने के बाद ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा वेरियस कमिटीज। राज्यसभा में जो 245 लोग हैं, इन 245 लोगों में से 10 लोग उठा लिए और स्पीकर साहब बोलेंगे, मतलब राज्यसभा के ये बोलेंगे, चेयरमैन बोलेंगे ये कमेटी का नाम है XYZ कमेटी, तो इस कमेटी में मेंबर्स ये बनाएंगे, इस कमेटी का चेयरमैन ये बनाते हैं, ये प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा, जब राज्यसभा का जब भी सेशन होता है, सत्र जब भी होता है, ये बैठते हैं। ऑल्सो ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द चेंबर, क्योंकि बहुत ही राउडी लोग होते हैं जो MP ये सारे होते हैं, पता है कि हम राज्यसभा में कुछ भी कर लें, हमें कोई नहीं हटाना, हमें कोई, हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, हमारे खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल सकता है। ये राज्यसभा में खड़े होकर खूब माइक फेंकते हैं, खूब कुछ भी, आपने देखी पुरानी वीडियोस, यूपी की लोकसभा में तो माइकें फेंके गए थे, स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक दिए जाते हैं, स्पीकर की तरफ ऐसे उन्होंने पेपर पैड फेंके उड़ा उड़ा के, कागज का हवाई जहाज उड़ा के फेंक दिया, तो करते हैं, ठीक है, खूब हंगामे करते हैं ये लोग। एंश्योर्स दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस आर फॉलोड। सही बात है, इन्हीं की जिम्मेदारी है, इनकी और इनके स्टाफ की। कई बार आपका अपॉइंटमेंट होगा और आपको पार्लियामेंट्री सचिव या ऐसे किसी अंडर सेक्रेटरी बनाया जाएगा, तो आपको इनके ऑफिस से जोड़ा जाएगा, यू विल बी अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और आपको बोला जाएगा भाई उनके साथ जाना, वो उन्हें लोग डराएंगे धमकाएंगे, तुम नीचे बैठोगे वेल में, जहां जो स्पीकर के जस्ट आगे जो कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं, और MPs के पहले और स्पीकर्स के आगे, तो वहां पे आपको बैठाया जाएगा, वहां बोला जाएगा भाई देखो क्या होने वाला है अभी, तो आप प्रोसीडिंग में हेल्प कराओगे, आप सारे इनके रूल डेकोरम सारे समझवाओगे। चेयरमैन ये भी कर सकते हैं, चेयरमैन कैन रिजेक्ट रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स। कोई मेंबर है, अब वो MP है, गुस्सा हो रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, और वो कह रहा है मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा, चेयरमैन कह सकते हैं ला दे दे इस्तीफा, जा यहाँ से, या स्पीकर कह सकते हैं नहीं ले रहा इस्तीफा, बैठा रहे, अब सुन तू पहले, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। रिजेक्ट प्रपोजल टू इम्पीच जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये आगे आएगा अभी चैप्टर पार्लियामेंट में, तो हम वहां देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच करना होता है, रिमूव करना होता है, तब क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह जाएगा। चेयरमैन कैन रिजेक्ट दैट प्रपोजल, अगर प्रपोजल आया है इनके पास, इनके हाउस में जहां ये बैठे हैं, जहां के ये मॉनिटर हैं उस क्लास के, तो वहां पे राज्यसभा में अब एक MP खड़ा हुआ, उसने कहा साहब आई प्रपोज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। स्पीकर साहब कहेंगे बैठो साहब, मत मत बोला करो, ऐसी बात है, वो बैठा देंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं रिजेक्ट। अब वो हो सकता है वो सुन ले उसकी पूरी बात, भाई क्या बात है तेरी, क्यों तुझे दिक्कत क्या है, कहेगा कि नहीं नहीं मेरे पक्ष में फैसला नहीं दिया,
मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया है, तो अब ये बोलेंगे तेरे पक्ष में फैसला नहीं आया, चुप हो जा, बैठा देंगे उसको। डिटरमाइंस द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल याद है, ADL करके कुछ होता है नाम। अब 10th शेड्यूल में जितने सारे डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, अगर ये कर दिया तो MP डिस्क्वालीफाई हो गया, अगर वो कर दिया तो MP डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये करते हैं डिटरमाइन कि हाँ भाई डिस्क्वालीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये जो MP है। अब जो आर्टिकल 100 है जो इसके अंदर नहीं आता है, अब एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही हैज अ कास्टिंग वोट इन केस देयर इज अ टाई। यहाँ पे टाई हो गया, 245 लोग हैं, आधे आधे दोनों एक तरफ आ गए, अब मान लो 244 आए, एक नहीं आया, तो अब कितने होगा ये 122 122, हाँ ना दोनों, लो टाई हो गया मैच। अब क्या करें, तो ऐसे में इनके पास है एक कास्टिंग वोट, ये कास्टिंग वोट डाल के ये क्या करते हैं, उसको तय कर सकते हैं कोई रेजोल्यूशन को पास हो रहा है या फेल हो रहा है, ये कर सकते हैं। यहां पे हमारे चैप्टर हो रहा है खत्म। अब चलते हैं हमारे ऊपर वाले किस्से पे, जो ये किस्सा कहता है सन 2013 का। हाँ क्या था ये पॉइंट, क्या था कहने का, यूपीएससी ने पूछा कि साहब ये दो स्टेटमेंट है, पहले इनको पढ़ो और बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। अच्छा देखते हैं, तो चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। सही है गलत है, क्या लग रहा है, गलत है स्टेटमेंट। ये तो है कि हाँ साहब ये मेंबर नहीं हो सकते हैं हाउस के, पर जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है ये आता है राज्यसभा से ही। जब तक चेयरमैन साहब खुद हैं, वीपी साहब खुद हैं, तब तक डेप्यूटी चेयरमैन का रोल कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब तक चेयरमैन राज्यसभा के बैठे हुए हैं स्पीकर, तब तक मेरा पॉइंट ही नहीं है कुछ ऊपर जाने का, तो मैं मेंबर ऑफ द हाउस हूं। जब ये कभी नहीं होंगे, किसी वजह से ही चले गए, या इंडिया में नहीं है, या कोई और बात है, तब डेप्यूटी चेयरमैन मेंबर ऑफ द हाउस जो है ऑलरेडी, उस 245 लोगों के बीच में जो बैठा हुआ है, वो उठ के स्पीकर गद्दी पे जाकर बैठ जाएगा, एक दिन 2 दिन, जब तक के लिए चेयरमैन नहीं है। नाउ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. क्या लग रहा है, सही है गलत है, अब तो बता दो यार, ये तो आसान है। तो ये स्टेटमेंट है सही, करेक्ट। नाउ इसका मतलब हो गया हमारा करेक्ट आंसर इज ओनली 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मतलब बच्चा सा क्वेश्चन है। और सोचो ये क्वेश्चन आपको लिखना है 150-250 वर्ड्स में, आराम से लिख दोगे सर, आंख बंद करके लिख दोगे। आज रात में इसको अपने आप लिख के देखना जरा एक बार। तो यहां पे हमारा उपराष्ट्रपति खत्म हो रहा है, और इसके बाद हमारा आज पार्ट 3 का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टाटा।